हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं गीतांजलि शर्मा और आज हमारे बीच एक ऐसी महिला मौजूद है जो और महिलाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प और नेक नियति के चलते अपने आप को एक बड़े पद पर कायम किया। आज हमारे साथ मौजूद है दिल्ली की मेयर डॉक्टर रजनी अब्बी जी। रजनी अब्बी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो रजनी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बचपन से लेकर मेयर बनने तक का सफर कैसा रहा आपका, क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा। बहुत सारे जैसे कहते हैं ट्विस्ट एंड टर्न आए, परंतु कोशिश जिस भी सिचुएशन में रही ये रही कि अपनी ईमानदारी से अपना 100% उस सिचुएशन को दे सकूं, और शायद वही एक कोशिश थी जो यहाँ तक लेकर आई। हमारे देश को आज भी पुरुष प्रधान देश माना जाता है, ऐसे में एक महिला का इतने बड़े पद को हासिल करना इतना आसान नहीं रहा होगा। किस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ी महिला होने के नाते? पहले तो ये कहना ही कि ये पुरुष प्रधान देश है। जिस देश में राष्ट्रपति महिला हो, जिस देश में हमारी स्पीकर महिला हो, हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर महिला और मैं भी एक महिला हूँ, तो अब तो शायद पुरुष डरने लग गए कहने से कि ये पुरुष प्रधान देश है। परंतु आपने सही कहा, एक माइंड सेट जो है अभी भी लोगों का ये है कि पुरुष जो हैं वो इस समाज को चलाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा सही भी है। परंतु महिलाएं अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं और आगे आ रही हैं, और मेरे ख्याल में अपने आप को प्रूव भी कर रही हैं और अच्छे से प्रूव कर रही हैं। जिस भी क्षेत्र में आप देखें महिलाएं बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, और अब कंधे से कंधे मिलाने का समय भी निकल गया, अब तो आगे निकलने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन जिस वक्त आप दिल्ली की मेयर बनी, आप 7वीं मेयर, महिला मेयर दिल्ली की बनी, उस वक्त काफ़ी विपक्ष की तरफ से विरोध किया गया था और कहा गया था कि आप इस पद पर नहीं आ सकती हैं। काफ़ी हंगामा हुआ था, अपने प्रत्याशी को भी विपक्ष ने उतारा था मैदान में। कड़ी टक्कर रही होगी आपके लिए, वो अनुभव आपका कैसा था? देखिए, मैं अपने मन में बिल्कुल क्लियर थी। जब मैं इलेक्शन लड़ी थी तब भी मैंने यूनिवर्सिटी को लिखा, उनकी परमिशन ली, यूजीसी को लिखा और परमिशन ली। और मैं क्योंकि खुद ही लॉ पढ़ाती हूँ तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ कि लॉ को तोड़ा ना जाए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे पूरा रिसर्च करके कि क्या मैं इलेक्शन लड़ सकती हूँ, तब इलेक्शन लड़ा, पूरी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्मेशन दी। और जब मेयर बनने की बात आई तब भी बहुत ध्यान रखा कि ऐसा ना हो कि कहीं लाभ के 2 पद हों। परंतु जहाँ तक मुझे समझ आया, और मैं मानती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाना लाभ का पद नहीं है, और लाभ का पद तब आता है जब 2 पोस्ट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। यहाँ पर पढ़ाना और एमसीडी में मेयर बनना आपस में कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे थे, और इस चीज़ को विपक्ष ने हंगामा ज़रूर किया पर उन्हें मुद्दा मिला नहीं, और उन्होंने हाई कोर्ट में भी केस फाइल किया, और हाई कोर्ट ने भी ये बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा लेने से, क्योंकि तनख्वाह तो हम 2 जगह से ले नहीं रही, कॉरपोरेशन में कहीं कोई तनख्वाह नहीं होती, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, और अगर मैं दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहूँ और मेरे पास वक्त भी हो तो वो किया जा सकता है। बिल्कुल। तो दिल्ली की जनता की सेवा जो है आप बखूबी कर रही हैं। बहुत सी नई नई स्कीम आपके आने के बाद आई। आपने पार्किंग का अरेंजमेंट वहाँ पर किया, एक अच्छा कदम उठाया आपने। 365 गाड़ियाँ एक साथ वहाँ पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी जो प्रभाव आपका रहा आने के बाद, वो बहुत ही अच्छा रहा, दिल्ली वासियों के लिए भी बहुत अच्छा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी कहा जाता है कि एमसीडी में लापरवाही बहुत है, बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जाती है। तो क्या आप इस बात को मानती हैं? देखिए, कोशिश पूरी की कि इस 1 साल के दौरान जब मैं रही, हम सिस्टम को इतना ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बना सके कि लोगों को शिकायत ना रहे। बहुत सारे एलिगेशंस कभी लगते रहे एमसीडी पर कि करप्शन है, भ्रष्टाचार है, तो कोशिश की कि भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है। जो लोग या तो कोई गलत काम कराना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार देकर, कुछ ना कुछ देकर अपना काम कराना चाहते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये रही कि हम सिस्टम को इतना परफेक्ट बना दें कि हाँ, करप्शन का कहीं पर कोई स्कोप ही ना रहे। और दिल्ली की जो मूलभूत समस्याएं हैं, आपने अभी पार्किंग का नाम लिया, तो हमारी पूरी कोशिश रही सिर्फ एक वही पार्किंग नहीं, हमने परेड ग्राउंड, क्योंकि लोग चांदनी चौक में ज़रूर आते हैं जो बाहर से आते हैं, चांदनी चौक में हमने एक ऐसी पार्किंग जिसके 3 लेवल हैं और लगभग 1000 से ऊपर गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो सकती हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग, उसका शिलान्यास किया। और उसके बाद मॉडल टाउन की पार्किंग लगभग तैयार है। मॉडल टाउन में भी एक कमर्शियल एरिया है, वहाँ पर भी पार्किंग लगभग तैयार है। कमला नगर में
7 लेवल की पार्किंग और ऑटोमेटेड पार्किंग, जिसमें बाहर से सिस्टम इंपोर्टेड आ रहा है, जो गाड़ी लिफ्ट में खड़ी होगी और अपनी जगह पर स्टैक पे चली जाएगी, स्टैक पार्किंग। इस तरह की हम बहुत सी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि दिल्ली जो है उसमें जगह कम होती जा रही है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें बाकी सब शहरों को मिलाकर वाहन हैं, और लगभग 1000 गाड़ियाँ रोज़ नई सड़क पर उतरती हैं, तो उन गाड़ियों को खड़ी करने की जगह बहुत मुश्किल है। और मैं अक्सर मानती हूँ कि अगर किसी शहर में कहीं कुछ दंगे फसाद अब होंगे तो शायद वो पार्किंग की जगह को लेकर होंगे। पड़ोसी आपस में लड़ पड़ते हैं कि गाड़ी आपने कहाँ खड़ी की। ऐसे बहुत ऐसे किस्से आते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह अगर कहीं बड़े पार्क्स हैं या कोई भी ऐसी जगह है तो अंडरग्राउंड पार्किंग बनाकर ऊपर वापस पार्क को बना दिया जाए, ताकि लोगों को हम ऊपर का इकोसिस्टम भी खराब ना करें और पार्किंग की सुविधा मिल सके। तो रजनी जी, इतने काम आपने किए। अगर हम यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी पर बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे, लेकिन सफाई नहीं हुई थी। आज भी यमुना नदी गंदी पड़ी है। ऐसे में आपने एक कदम उठाया था और आपने कहा था कि खर्चा बहुत हो गया है, अब ज़रूरत है एक सही कदम को उठाने की। और आपने एक डिसीजन लिया था, अपना एक डिसीजन लोगों को बताने की कोशिश की थी कि जो जितने भी गंदे नाले हैं उन्हें बंद कर दिया जाए वहाँ पर, और वो गंदगी अगर बंद होगी तो यमुना खुद ब खुद साफ होने लगेगी। लेकिन उस पर अभी भी कोई ठोस कदम उठा नहीं है। देखिए, ऐसा है क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूँ और इस चीज़ के लिए बहुत ही संवेदनशील हूँ कि एक ही नदी हमारी दिल्ली से गुजरती है, और उस नदी का हाल अगर कोई जाकर देखे तो वो नदी कम और गंदा नाला ज़्यादा लगता है। दिल्ली सरकार ने लगभग 1800 करोड़ रुपया इस नदी पर बहा दिया और वो नदी अभी भी साफ़ नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं दिल को ये बात चुभती है कि हमारे शहर में एक नदी है जिसमें कोई जाकर कभी सोचे कि अमावस्या या कभी स्नान भी करना हो तो कर नहीं सकता, इतना गंदा पानी है। मैं ये मानती हूँ कॉरपोरेशन का काम नहीं है, ये दिल्ली सरकार के अंडर आता है, पर मेरा एक बहुत अच्छा सुझाव था कि जितने नालों का पानी अगर जो जाता है यमुना में, अगर यमुना के साथ साथ बिल्कुल हम इतना पैसा खर्च करते हैं साफ़ करने के लिए, साथ ही साथ पूरी एक ड्रेन बना दें, जितने नाले हैं अगर उस ड्रेन में जाएं और साथ साथ वो जाती जाए यमुना के, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा मेरा एक बहुत अच्छा सुझाव है कि हम यमुना के आसपास दोनों तरफ एम्बैंकमेंट बना दें, एक छोटी दीवार बना दी जाए, जिससे यमुना जो है चाहे चौड़ाई में थोड़ी सी सिकुड़ जाए पर यमुना में पानी रहे और सारा साल पानी रहे। उसका एक फ़ायदा ये भी रहेगा कि हम आसपास के इलाकों में, जैसे अगर हमें नोएडा जाना हो, मयूर विहार जाना हो, तो हम क्यों नहीं फेरी का इस्तेमाल कर सकें। सड़कें जो हैं पहले ही जैसा बताया कि बहुत कंजेस्टेड हो चुकी हैं, तो अगर हम यमुना को समेट लेंगे अपने बीच और उसका पानी हर वक्त रहेगा तो एक ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी मिल जाएगा हमें। बहुत सारे शहरों में फेरी चलती है, तो एक नई चीज़ दिल्ली के लिए भी चालू हो जाएगी और हम कुछ समस्या का हल भी कर सकेंगे। पर ये समस्याएं जो हैं, ये इन पर गौर करने की ज़रूरत है और मैं सोचती हूँ दिल्ली सरकार को इनको ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल, दिल्ली सरकार को इन्हें समझना चाहिए। और भी कई अहम मुद्दे हैं जो आपके आने के बाद सामने आए और जिन पर आपने काम भी किया। एक अगर एमसीडी स्कूलों की बात करें तो आपने कहा था मिड डे मील होना चाहिए, वहाँ पर लैपटॉप कंप्यूटर की जो सुविधा है वो देनी चाहिए बच्चों को। इसके अलावा बहुत सी बातें आपने छात्रों के लिए की हैं, तो कुछ अच्छे कदम आपने उठाए हैं, तो जिसका जो श्रेय आपको जाता ही है। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनके लिए भी, वो भी काफ़ी लाभान्वित हुए हैं आपके इस कदम से। देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये जो बच्चे हैं ये हमारा भविष्य हैं। हम अभी तक उनका हाथ पकड़कर उन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं, आगे वही हमारा हाथ पकड़कर हमें आगे तक लेकर जाएंगे। और दिल्ली क्या, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई तरक्की नहीं हो सकती अगर हम बच्चों की शिक्षा के बारे में न सोचें। हमारे लगभग 1700 स्कूल हैं जो कॉरपोरेशन चलाती है और प्राइमरी एजुकेशन है, और ज़्यादातर बच्चे अगर देखें तो हमारे पास उस तबके के आते हैं जो बच्चे किसी पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकते। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, एक तो उन्हें शिक्षा देना और ऐसे माहौल में शिक्षा देना कि वो अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे नागरिक बन सकें। सबसे पहले कोशिश ये की कि जो मूलभूत सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्कूल का, जो बिल्डिंग्स हैं वो अच्छी बन सकें। और अब मैं बहुत ही गर्व से कह सकती हूँ कि कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो कच्चे स्कूल में या टेंट में चल रहा हो। लगभग सभी बिल्डिंगें पक्की बन चुकी हैं और कुछ बनने के प्रोसेस में हैं। दूसरी बात, हम इन बच्चों से किसी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं कराते हैं। न सिर्फ ये कि हम मिड डे मील उन्हें देते हैं, और मिड डे मील में भी हमने बिल्कुल तय किया हुआ है कि कितनी पौष्टिकता होनी चाहिए उन बच्चों के लिए, वो खाना अच्छा होना चाहिए। कई बार मैं स्कूलों में जाकर खुद खाकर भी देखती हूँ कि बच्चों को जो हम खाना खिला रहे हैं वो खाने लायक भी है और अच्छा भी है कि नहीं है।
उसके अलावा किताबें, उनका बस्ता, उनकी यूनिफॉर्म, उनके जूते, जुराबें, हर चीज़ का, और यहाँ तक कि सर्दियों में उनकी टोपी। और अब क्योंकि हमें पता चला कई स्कूलों में पीने का पानी ठीक नहीं था, तो हमने उन्हें पानी की बोतलें भी देने का फैसला किया और दी भी हैं। आजकल का ज़माना जो है बिल्कुल टेक्निकली जिसे कहते हैं बहुत एडवांस ज़माना है, और अगर हम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा ना दे पाएँ तो वो बच्चे कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि हैंडीकैप्ड हैं। बिल्कुल, आने वाले समय में बिल्कुल, कहीं ना स्कूलों में तो हमने लगाए ही हैं कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर लैब हर स्कूल में हैं। हमने ये भी सोचा है कि चौथी क्लास के बच्चे जो हैं, क्योंकि उससे पहले तो वो इतना लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, पर चौथी क्लास के बच्चों को जो छोटा टेबलेट है वो दिया जाए, ताकि जब वो 2 साल उस स्कूल में रहें तो उसे घर भी ले जा सके और उसकी एप्लीकेशन सीख सकें। तो हमने बजट में उसका प्रोविज़न किया है, और अगले साल से ये छोटे मिनी कंप्यूटर भी हम उन्हें देना शुरू करेंगे। तो कुल मिला के आपने सभी जगह अपना जो है सारा ठीक करते करते अब स्कूली बच्चों के लिए भी आपने एक अच्छे कदम उठाए हैं। रजनी जी, एमसीडी चुनाव अब बेहद नज़दीक हैं, किस तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से तैयार की गई है? देखिए, क्योंकि मैं शिक्षा से आती हूँ, एक बात में बहुत अच्छे से विश्वास रखती हूँ, बच्चा वही अच्छे नंबर ला सकता है जो सारा साल तैयारी करे। बिल्कुल सही। और यही बात मैं अपने पर भी लागू करती हूँ। हमने 5 साल मेहनत की है, और जितने काउंसलर्स हैं उन्होंने बहुत काम किया है अपने इलाकों में, तो कोई अलग से विशेष रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे काम ही हमारे लिए बोलेंगे और हमें ज़रूर जिता कर लाएंगे। परंतु आपने जब ये सवाल पूछा तो मैं मानती हूँ कि हम अपने अच्छे काम जो हैं वो जनता के सामने लेकर जाएंगे और उनसे अपनी जवाबदेही तय कराएंगे। हमारी पार्टी ने यह भी सोचा है कि हमने जो जो वायदे किए थे जी इस एमसीडी में आने से पहले, उनके ऊपर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाई जाएगी, ताकि हम लोगों को बता सकें कि हमने जो वायदा किया था वो पूरा किया, और अगर कोई वायदा नहीं भी पूरा हुआ तो हम जनता के सामने ये भी अपना इकरार करना चाहेंगे कि हम पूरा नहीं कर पाए और इसकी क्या वजह रही। एक जब तक पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी तब तक लोगों को पॉलिटिशियंस पे विश्वास नहीं बनेगा। तो हम इस बात पे पूरे विश्वास रखते हैं कि हम जनता के बीच में जब जाएं तो अपने अच्छे काम भी लेकर जाएं, और जो जो वादे किए थे वो उन्हें बताएं कि हमने पूरे किए। जी बिल्कुल। तो आप कहना चाहती हैं कि जो आपका काम है वो बोलेगा आने वाले वक्त में, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फिर भी कितनी सीटों की उम्मीद आप कर सकते हैं? बीजेपी कितनी सीटों की उम्मीद आप? देखिए, अब क्योंकि 3 कॉरपोरेशन बन रही हैं, पूरी उम्मीद है कि तीनों में बीजेपी का ही परचम लहराएगा। चलिए, ये आपका कॉन्फिडेंस है। लेकिन विभाजन पे एक बात करते हैं आपसे कि विभाजन जिस तरह से हो रहा है एमसीडी का, क्या वाकई होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सहमति नहीं देती हैं अपनी इस विभाजन पर, तो विभाजन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ रही है? विभाजन का कह के शायद आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया, और मैं शुरू से मानती हूँ कि दिल्ली के हित में नहीं रहेगा। अगर आप कहीं भी हमारी मुख्यमंत्री का बयान पढ़ें तो वो बार बार कहती रही कि दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज़ है, और इस विभाजन से हम 3 कॉरपोरेशन और करके शायद अथॉरिटीज़ बढ़ा रहे हैं, और आगे के आने वाले समय में कन्फ्यूजन बढ़ेगा। और न सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ेगा कि ये नाला किसका है, ये सड़क किसकी है, कहाँ पर रेवेन्यू ज़्यादा आता है, कहाँ काम ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरह की चीज़ें तो बढ़ेंगी। कॉरपोरेशन का आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। हम 3 कमिश्नर करेंगे, 3 मेयर करेंगे, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होंगे, उन सब का अपना अपना पूरा पैराफर्नेलिया होता है जो चाहिए। तो एक आर्थिक बोझ जब बढ़ेगा तो ये आर्थिक बोझ जो है लोगों पर भी बढ़ सकता है। तो इसकी शंका मैंने बार बार जताई थी, परंतु अब ये हो चुका है। मैं आने वाले समय में मानती हूँ कि तीनों कॉरपोरेशनों में अगर समन्वय बना रहेगा तो हम दिल्ली को ठीक राह पर ले जाएंगे। वाकई समन्वय की ज़रूरत तो है यहाँ पर, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये भी मान सकते हैं कि जो विपक्ष है वो राजनीति इस पूरे मामले पर चल रहा है? कुछ इस तरह से देखती हैं आप इसे? मैं इसलिए इसको थोड़ा सा राजनीति से प्रेरित मानती हूँ कि कॉरपोरेशन में ही जो हमारा विपक्ष था वो लोग भी इस बात से बिल्कुल सहमत थे कि डिवीज़न नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ के लिए, इसको उजागर करने के लिए हमने एक स्पेशल हाउस बुलाया था, जिसमें मैं चाहती थी कि जितने हमारे मेंबर हैं वो खुलकर बोलें, और जो उनके व्यूज़ हैं, क्योंकि हमें धर्मराजन कमेटी की तरफ से एक इस तरह का आया था कि आप अपने विचार भेजिए, तो मुझे लगा मैं अपने ही सिर्फ विचार भेजूंगी तो शायद कहीं ऑटोक्रेटिक रहेगा, तो सभी के विचार जाने चाहिए। और जब ये स्पेशल हाउस बुलाया तो शायद विपक्ष ने पक्ष से ज़्यादा बोला विभाजन के खिलाफ, और पार्टी में जाकर उन्होंने नहीं बोला।
इस बात का मुझे हमेशा मलाल रहेगा। तो दोहरा रवैया यहाँ बिल्कुल दोहरा रवैया रहा, परंतु उनकी अपनी मजबूरी रही होगी। पार्टी एक होने की वजह से कई बार आदमी अपना एक्सप्रेशन नहीं भी कर पाता, ये मैं समझ सकती हूँ, उनकी मजबूरी भी समझ सकती हूँ। परंतु अब जब ये विभाजन हो चुका है, मैं एक चीज़ और मानती हूँ कि विभाजन होने से अब कॉरपोरेशन छोटी हो गई है। दिल्ली सरकार को जितनी उन्होंने हमसे ये पावर्स पिछले इतने सालों में ली थी, वो हमें वापस कर देनी चाहिए। पहले पानी बिजली सब कॉरपोरेशन में आता था, यहाँ तक कि फायर और ट्रांसपोर्ट भी कॉरपोरेशन के अंडर आता था, और इंडस्ट्रियल बॉडीज़, बड़ी सड़कें, स्लम्स, ये सब कॉरपोरेशन का हिस्सा होते थे। अगर हम कॉरपोरेशन को छोटा कर रहे हैं तो कम से कम उसके जो एसेंशियल पावर्स हैं, और मैं एसेंशियल पावर्स सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं कह रही, पूरी दुनिया में जो कॉरपोरेशन काम करती है, कम से कम दिल्ली की कॉरपोरेशन को भी वो काम करने दिए जाएं। तो रजनी जी, ये तो बातें आपसे बहुत हुई, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर और मैं ज़रूर करना चाहूँगी, उस बारे में आपसे बात ज़रूर करना चाहूँगी। एज अ लॉ प्रोफेसर आप रह चुकी हैं, और अब जिस तरह से लड़कियों की आज दशा हमारे देश में देखी जा रही है, जो दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है, कहीं उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा। दावे बहुत सारे हैं लेकिन कोई सुधार नहीं है। एज अ लॉ प्रोफेसर आप जैसे रही हैं, तो आप कानूनी बातों की बात करें तो आपके हिसाब से लड़कियों को किस तरह के अधिकार मिलने चाहिए जिसका उपयोग करके वो इस तरह की जो परेशानियां हैं उनसे निजात पा सकें? मैं ये मानती हूँ कि लड़कियों को सबसे पहले हमारा माइंडसेट ठीक होना चाहिए। हम लड़कियों को या महिलाओं को अगर सेकेंड रेट सिटीजन ना माने और ये माने कि उनके भी बराबर के अधिकार हैं जी, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सिर्फ कानून बना देने से समस्या का हल नहीं होता। कानून तो हमने दहेज के विरुद्ध भी बहुत बनाए, हमने रेप के खिलाफ भी बहुत सख्त कानून बनाए, बहुत सारे कानून बनाए, पर कानून को लागू करना बहुत मुश्किल कई बार हो पाता है। तो कहीं ना कहीं एक मैं सोचती हूँ एक जागरण की ज़रूरत है, इस चेतना की ज़रूरत है कि महिलाएं जो हैं वो हमारी ही हिस्सा हैं, और अगर ये एक अवेयरनेस हम लोगों में फैला पाएंगे तो शायद बहुत सारे कानूनों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ इस तरह के कानून नहीं होते पर महिलाओं की पूरी इज्जत होती है। अगर हम इस तरह का एक जन जागरण चेतना जिसे कहते हैं उस तरह की ला पाएँ तो लड़कियों को पूरे अधिकार ज़रूर मिल पाएंगे। बिल्कुल, लड़कियों को अधिकार मिल पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से आपने लॉ की डिग्री हासिल किया, प्रोफेसर रही, लड़कियों के लिए इस क्षेत्र में आना ठीक रहेगा? किस तरह के फ़ायदे वो पा सकती हैं इस प्रोफेशन में आकर? देखिए, मैं अपना अगर करियर देखूं तो जब मैं स्कूल में थी तो मेरे पास साइंस था। जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया, पर जब मैंने आगे पढ़ाई की तो कानून की पढ़ाई की, और उसके बाद मैंने वापस मुड़कर नहीं देखा। और मुझे लगता है जब हम पढ़ते थे तब बहुत कम लड़कियां आती थी लॉ करने के लिए, पर अब लड़कियों की बहुत संख्या बढ़ गई है और अब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत बढ़ गई हैं। पहले ऐसे लगता था कि कोर्ट में लड़कियां जाएंगी तो बहुत बहसबाजी करेंगी और लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता था, परंतु अब कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं। जुडिशल सर्विसेज हैं, इन हाउस प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी कंपनीज़ में लॉ ऑफिसर होती हैं, तो लड़कियों को अब बहुत से बराबर के हक मिलते हैं और लड़कियां अब इस प्रोफेशन में बहुत खुश हैं। बिल्कुल, और कुल मिलाकर लड़कियों को आना भी चाहिए इस प्रोफेशन। बिल्कुल रजनी जी, बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है आपसे और बिल्कुल अपनी बातचीत जारी रखेंगे हम आपसे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक। फिल्मी सितारे होंगे आपके साथ, कहेंगे अपने दिल की बात। हीरा माणिक शो हार्दिक हुंडिया के साथ मंगलवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो रजनी जी, महिलाओं की बातचीत तो हो चुकी है आपसे, अब दिल्ली के बारे में थोड़ा सा आपकी ओपिनियन जानना चाहेंगे। कैसा दिल्ली को बनाना चाहती हैं आप? आपसे पहले भी कुछ मेयर रह चुके हैं, उनके काम से आप कितनी सेटिस्फाई हैं और अपने काम को कितना उनसे ज़्यादा आंकती हैं या फिर उनसे बेहतर आंकती हैं? देखिए, अगर आप मेरे प्रीडिसेसर्स की बात करें तो मैं मानती हूँ कि जो भी कुर्सी पे बैठता है अपनी जिम्मेदारी ज़रूर समझता है, चाहे वो कम कर सका हो, ज़्यादा कर सका हो, पर अपने विजन के हिसाब से उन्होंने काम किया होता है। और मैं किसी के काम के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, मैं अपना व्यू ज़रूर देना चाहूँगी। दिल्ली जो है दिल वालों की शहर माना जाता है, परंतु दिल्ली में लोगों में अब वो थोड़ा सा प्यार कम होता नज़र आ रहा है
और मैं मानती हूँ कि दिल्ली के लोगों को एक झटका देने की ज़रूरत है, जिससे उनके अंदर भी ये फीलिंग आए। जैसे हम कभी कभी मुंबई जाते हैं तो वहाँ पर लोग बहुत बोलते हैं आमची मुंबई, और बहुत प्यार करते हैं। हम भी अगर दिल्ली को वैसा प्यार करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि सब समस्याएं ही ख़त्म हो जाएंगी। हम लोग उदाहरण के तौर पे हम लोग जब कभी अपना नाम और अपना पता लिखते हैं तो नाम लिखते हैं सबसे पहले, वो तो हम हैं इसलिए हम अपने आप को बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद मकान का नंबर आता है, वो भी क्योंकि हमारा घर है, मेरा घर है, उसे साफ़ सुथरा रखना है, अच्छा बना के रखना है, बस वो प्यार वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ना वो गली में जाता है, ना वो मोहल्ले में जाता है, ना वो उस कॉलोनी में जाता है, और ना शहर में जाता है। उसको हम बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ रहते हैं, उसकी सुविधाएं लेते हैं, पर उसकी तरफ सोचते भी नहीं। अगर हमें कूड़ा फेंकना है तो हम किसी के घर के आगे फेंक देंगे, हम गली के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। तो ये जो संवेदनशीलता है वो कम होती जा रही है। और अगर दिल्ली वाले दिल्ली को इतना प्यार करने लग जाएं तो मैं मानती हूँ कि हर समस्या का हल हमारे अपने ही पास है। जी, तो कुल मिलाकर हमारे ही पास हमारे समस्या का हल है। दिल्ली को हम किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। वैसे कदम तो आपकी तरफ से भी बहुत अच्छे उठाए गए हैं, रोड्स को काफ़ी क्लीन किया गया है, रोड्स बनाए भी गए हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में कुछ एरिया ऐसे अभी बचे हैं जहाँ वाकई रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, जहाँ पर बारिश आती है तो फिर बिल्कुल जल भराव हो जाता है और लोग फिर एमसीडी को दोष देते हैं। इसकी क्या वजह मानती हैं आप? क्या वाकई एमसीडी की वजह से मैं मानती हूँ, देखिए हम किसी को ब्लेम ना करें, बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली अगर देखें तो दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या वहाँ की ड्रेनेज सिस्टम है। और वो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है कि जो सीवर हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं, और जो बरसाती नाले हैं वो एमसीडी के पास हैं, और वो आपस में इतने उलझ गए हैं और मिल गए हैं कि जब कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो एमसीडी कहती है ये सीवर की वजह से हो रहा है, और दिल्ली सरकार कहती है नहीं नहीं हमने अपने नाले साफ़ नहीं किए, एमसीडी ने, इसलिए उसकी वजह से हो रहा है। और जो बड़े नाले हैं वो फ्लड डिपार्टमेंट के, फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट पर जाते हैं। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि सारी अथॉरिटीज़ को एक बार बैठने की ज़रूरत है, समन्वय बनाने की ज़रूरत है, किस तरह से हम दिल्ली के नाले और ड्रेनेज सिस्टम है उसे ठीक कर सकते हैं। अगर एक बार हम इसका हल पा गए तो उसके बाद जब पानी है वो सड़कों पर नहीं आएगा, तो जब सड़कों पर पानी रुकेगा नहीं तो सड़कें ख़राब नहीं होंगी। जितनी सड़कें हम ये कोलटार से बनाते हैं उनका दुश्मन है पानी। जब पानी रुकता है तो वो सड़क बिल्कुल ख़त्म करके चला जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। या तो सड़कें सबकी सब सीमेंटेड बने। और एक और समस्या जो दिल्ली में बहुत भारी है वो ये है, जब हम सड़कें बनाएं तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि सड़क के साथ साथ एक डक्ट बनाई जाए। वो डक्ट इसलिए बनाई जाए परमानेंट, जिसके ऊपर कुछ कवर रहे, कि जब आगे के लिए कभी कोई सर्विसेज या कोई तार डालनी है या कुछ डालना है तो उस डक्ट में डाल दी जाए और सड़क को खोदना ना पड़े। हम ये मानते हैं एक दिन सड़क बनती है, अगले दिन कोई और एजेंसी उसको खोदने आ जाती है, और जब सड़क टूटती है और कटती है तो वो नई सड़क भी बनी हुई ख़राब हो जाती है। और दिल्ली में ये बहुत अक्सर मानते हैं, कभी चाहे वो केबल वाले हों, चाहे वो टेलीफोन वाले हों, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, जब सड़क को काट देते हैं तो वो सड़क दोबारा वैसे नहीं बन पाती। जैसे कहते हैं ना, शीशे में एक बार दरार आ जाए तो शीशा वैसा नहीं रहता, सड़क का भी यही है। आप उसको उसके बाद कितना रिपेयर कर लीजिए, आपने जो करोड़ों रुपया लगाया है वो सब बर्बाद हो जाता है। तो अथॉरिटीज़ में आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एक प्रश्न और यहाँ पर यह है कि लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अर्थक्वेक से रिलेटेड बातें सामने आती हैं, तो हमारी दिल्ली कितना तैयार है अर्थक्वेक को झेलने के लिए? क्योंकि अगर 6.5 रेक्टर की भी तीव्रता से अगर यहाँ पर भूकंप आता है दिल्ली में, तो दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं, आप लक्ष्मी नगर ले लीजिए, आप सराय काली खान ले लीजिए, तो यहाँ के जो एरियाज़ हैं वो इस तरह से बने हुए हैं, बहुत कंजस्टेड हैं और फ्लोर लगातार इस तरह से है। तो जाहिर सी बात है कि अगर भूकंप आता है, भूकंप की स्थिति आती है, तो वो मकान नहीं बचेंगे, और मकान तो क्या, वो पूरा एरिया ही जो है वो कहीं ना कहीं जो भूकंप है वो लेकर बैठ जाएगा। इसके लिए दिल्ली कितनी तैयार है? हम लोग सब जानते हैं कि दिल्ली जो है सिस्मोग्राफी के लिए अगर देखा जाए तो जिस बेल्ट में है वो बहुत अर्थक्वेक प्रोन है। बिल्कुल। और हम अभी तक खुशनसीब हैं कि उस तरह का अर्थक्वेक आया नहीं। परंतु हम एमसीडी की तरफ से अब जब नक्शे पास करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग जो हैं बने। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, जो आपने भी कहा, कई इलाके ऐसे बस गए हैं जो बिल्कुल बिना प्लानिंग के बस गए हैं,
और वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं लगभग। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में नक्शे भी पास नहीं हो रहे, और जब तक ये कॉलोनीज़ रेगुलराइज नहीं होंगी हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम उन्हें इतना कंजस्टेड ना बना दें कि अगर कोई हल्का सा भी अर्थक्वेक आए तो जिसे कहते हैं ताश के पत्ते जिस तरह ढह जाते हैं, उस तरह ये बिल्डिंग्स ढहेंगी, और तब शायद हम नुकसान को आंकने के लिए भी नहीं बचेंगे और बहुत नुकसान होगा। तो ये अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ की तरफ जो लगभग 1600-1700 है हमारे दिल्ली में, हमारा ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है। उन्हें जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए ताकि उनके नक्शे पास हो सकें, और जब नक्शे पास हों तो हम देखें कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हो, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग हो सके अपनी इकोलॉजी को बचाने के लिए। ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हम ये जल्दी से कर सकें। बिल्कुल, तो कहने का ये मतलब है, आपके कहने का तात्पर्य ये है कि एक आम नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है, दिल्ली के हर इंसान को जागरूक होने की ज़रूरत है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे स्कूलों का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, कुछ भी ऐसा हो तो आम इंसान का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये समाज जो है आम आदमियों से ही बना है, और समाज भी तरक्की तब कर सकता है जब आम आदमी तरक्की करे। बिल्कुल, तो रजनी जी चलते चलते दिल्ली वासियों से क्या कुछ और कहना चाहेंगे आप? दिल्ली वासियों को बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आपकी दिल्ली है, आप इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, और मैं तो उन्हें भी दिल्ली वाला ही मानती हूँ जो एक बार दिल्ली में आ गए और दिल्ली में बस गए, वो भी हमारे ही भाई बहन हैं। दिल्ली को खूब प्यार कीजिए और दिल्ली को साफ़ सुथरा रखने में सबकी मदद कीजिए। अगर दिल्ली साफ़ रहेगी तो हम पूरी दुनिया को कह सकेंगे ये हमारी दिल्ली है और साफ़ दिल्ली। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दिल्ली है और साफ़ दिल्ली है। रजनी जी, आपसे बातचीत करके वाकई बहुत अच्छा लगा, एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आज कार्यक्रम देश की बात में हमारे साथ मौजूद रही दिल्ली की मेयर डॉक्टर रजनी अभी जी, और उनसे ढेर सारी बातें हमने की और उनके बारे में जाना, उनके करियर के बारे में जाना, उनके द्वारा किए गए एमसीडी के कामों के बारे में जाना, उनसे दिल्ली वासियों की देश की बात की। तो कुल मिलाकर आज हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए मेहमान, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।